सितंबर 1948 की शुरुआत में जनरल करियप्पा कश्मीर में भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें एक संदेश भेजकर सरदार पटेल ने तुरंत मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। सरदार पटेल ने करियप्पा से पूछा कि अगर पाकिस्तान हैदराबाद रियासत की सैनिक मदद करता है तो क्या वो इससे बिना अतिरिक्त सहायता के निपट पाएंगे। करियप्पा का एक शब्द में जवाब था हाँ। लेकिन पहले भी 2 बार हैदराबाद पर हमले की तारीख तय हुई थी और राजनीतिक दबाव के कारण टाली गई थी। उस समय के रिफॉर्म्स कमिश्नर वीपी मेनन के अनुसार जब हैदराबाद पर हमले की चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई गई तो प्रधानमंत्री नेहरू उप प्रधानमंत्री पटेल के सचिव मेनन पर भड़क गए। इससे नाराज होकर सरदार पटेल बैठक से उठकर अपने चैम्बर में चले गए। उन्हें मनाने गए गवर्नर जनरल राजाजी से पटेल ने कहा, नेहरू अपने आप को समझते क्या हैं, आज़ादी की लड़ाई दूसरे लोगों ने भी लड़ी है। पटेल ने इशारा दिया कि वो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर नेहरू को प्रधानमंत्री पद से हटवा भी सकते हैं। बहरहाल राजाजी ने पटेल को डिफेंस कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए मना लिया। इस बैठक में नेहरू चुप रहे और हैदराबाद हमले की अनुमति मिल गई। इसके बाद निजाम ने खुद गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी को व्यक्तिगत पत्र भिजवाया कि हमला न करें, जिसके बाद नेहरू और राजाजी में हमले को टालने पर फिर से सहमति बन गई। अगले दिन जब रक्षा सचिव और वीपी मेनन निजाम के पत्र का जवाब तैयार कर रहे थे तो सरदार पटेल ने घोषणा की कि भारत की सेना हैदराबाद में घुस चुकी है। उस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा 17 पोलो के मैदान हैदराबाद रियासत में थे, इसलिए इस सैनिक ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। भारत के हैदराबाद पर हमले की खबर मिलते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने अपनी डिफेंस काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई और अपने अधिकारियों से पूछा कि क्या पाकिस्तान इस बारे में कोई सैनिक कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के शीर्ष सैनिक अधिकारियों ने इसका जवाब नहीं में दिया। लियाकत ने पूछा कि क्या पाकिस्तान की वायुसेना दिल्ली पर बम भी नहीं गिरा सकती। इसके जवाब में कहा गया कि पाकिस्तान के पास 4 बम वर्षक विमान हैं, जिनमें से एक दिल्ली पर बम गिरा सकता है, पर वो वापस नहीं आ पाएगा। इसके बाद पाकिस्तान इस हमले को बेबसी के साथ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। 12 सितंबर 1727 में मराठा पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पहली बार हराया था। इसे इत्तफाक ही कहेंगे कि इस युद्ध के 221 साल बाद भारतीय सेना ने 12 सितंबर 1948 को दोपहर 1:45 पर 5 तरफ से हैदराबाद की तरफ कूच करना शुरू किया। इनमें सबसे बड़ी और मुख्य सेना पश्चिम से शोलापुर हैदराबाद हाईवे पर चल रही थी, क्योंकि इस राजमार्ग से मेजर जनरल चौधरी की पहली आर्मर डिवीजन सीधे हैदराबाद पहुंच सकती थी। दूसरी सेना के रूप में पहली आर्मर डिवीजन की ही एक टुकड़ी उत्तर से औरंगाबाद और जालना पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही थी। तीसरी सेना उत्तर पूर्व से आदिलाबाद की ओर, चौथी सेना दक्षिण से कुर्नूल, गडग और होसपेट की ओर और पांचवी सेना दक्षिण पूर्व में बेजवाड़ा या विजयवाड़ा से वारंगल और नलगोंडा की ओर बढ़ रही थी। शोलापुर से हैदराबाद की तरफ बढ़ रही सेना का नेतृत्व मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी कर रहे थे। इस सेना में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हल्की व भारी तोपें और इन्फेंट्री बटालियंस थी। इस सेना को 4 टास्क फोर्स में बांटा गया था। विजयवाड़ा से हैदराबाद की तरफ बढ़ रही सेना का नेतृत्व मेजर जनरल अजीत अनिल रुद्र कर रहे थे। इसमें पूना हॉर्स का एक स्क्वाड्रन, 2x5 गोरखा राइफल्स, 19वीं फील्ड बैटरी और 4 इन्फेंट्री बटालियन थी। 13 सितंबर 1948 को सुबह 4 बजे भारतीय सेनाएं हैदराबाद रियासत में घुस गई। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने रियासती फौज के महत्वपूर्ण ठिकानों पर बमबारी की और उनसे आत्मसमर्पण की मांग करते हुए पंफलेट गिराए। रात 4 बजे ही हैदराबाद रियासत के दीवान मीर लायक अली को रियासत के सिपह सालार मेजर जनरल अलद्रूस का फोन आया कि हिंदुस्तान की फौज ने हैदराबाद रियासत की सीमाओं पर कई तरफ से हमला बोल दिया है और दुश्मन यानी भारत की वायुसेना बीदर
औरंगाबाद और वारंगल में रियासत के एरोड्रोम्स पर बमबारी कर रही है। उधर रियासती फौज के जनरल स्टाफ की हैदराबाद के जीएचक्यू में बैठक चल रही थी। रियासत के बड़े से नक्शे को मेज पर सजाए हैदराबाद के सैन्य अधिकारियों को गुप्तचर सेवा ने बताया था कि भारत के शेरमन टैंक्स एक और शोलापुर से और दूसरी ओर मछलीपट्टनम से तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उन दोनों का मुकाबला करने के लिए रियासती फौज कहीं नहीं दिख रही थी। उस दिन कासिम रजवी ने रजाकारों को संबोधित करते हुए उनमें जोश भरने की कोशिश की। हैदराबाद can solve the minority problem of the whole subcontinent only if you wish. Otherwise, we in millions will just die with honor rather than submit and die an ignoble death. दरअसल हैदराबाद का इरादा था कि जब भारतीय फौज हमला करेगी तो नलदुर्ग दर्रे और इसी तरह के दूसरे मुश्किल रास्तों के पुलों को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन इस काम के लिए जिम्मेदार रियासती फौज के अधिकारी लेफ्टिनेंट मूर को डायनामाइट से भरी एक गाड़ी के साथ ऑपरेशन के बिल्कुल शुरुआत में ही भारतीय सेना ने पकड़ लिया था। साथ ही भारतीय सेना ने रियासती फौज के दशकों पुराने गुप्त सूचना कोड को भी तोड़ लिया था। हमले की सुबह शोलापुर सिकंदराबाद हाईवे पर स्थित नलदुर्ग किले पर पहली बार भारतीय सेना और रियासत की फौज का सामना हुआ। भारत की 7वीं ब्रिगेड ने तेजी से आगे बढ़ते हुए बोरी नदी पर एक पुल को सिक्योर किया और फिर दूसरी सिख इन्फेंट्री ने नलदुर्ग किले पर हमला किया, जिसकी रक्षा पहली हैदराबाद इन्फेंट्री कर रही थी। इस लड़ाई में 2 सिख रेजिमेंट के हवलदार बचित्तर सिंह दुश्मन की एक गन पोस्ट पर कब्जे के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब वो उस पोस्ट से कोई 30 मीटर दूर थे तो अचानक दुश्मन की लाइट मशीन गन से एक बर्स्ट ने उनकी जांघ को भेद दिया। इस भयानक घाव के बावजूद वो रेंगते हुए आगे बढ़े और उस गन पोस्ट पर 2 ग्रेनेड फेंक दिए। उन्होंने अपने घाव पर मरहम पट्टी कराने से ये कहकर मना कर दिया कि युद्ध में इन सब के लिए वक्त नहीं होता। उन्हें इस अप्रतिम वीरता के लिए अशोक चक्र क्लास 1 दिया गया। सरकार ने इस मिलिट्री ऑपरेशन को पुलिस एक्शन का नाम दिया था और आधिकारिक रूप से युद्ध घोषित नहीं किया था, इसलिए हैदराबाद युद्ध में कोई परमवीर चक्र नहीं दिया गया। नलदुर्ग किले के पुल और सड़क पर कब्जा करने के बाद पहली आर्मर्ड ब्रिगेड सुबह 9 बजे नलदुर्ग से 8 किलोमीटर दूर जलकोट पहुंची। इसके बाद दोपहर 3:15 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल राम सिंह के नेतृत्व में 9 डोगरा मोटराइज्ड बटालियन हैदराबाद से केवल 61 किलोमीटर दूर उमरगा पहुंच गई, जहां इसका मुकाबला निजाम की रजाकार सेना से हुआ। थोड़ी सी लड़ाई के बाद भारत ने उमरगा पर भी कब्जा कर लिया। इस बीच गोरखा राइफल्स, मेवाड़ इन्फेंट्री, पंजाब रेजिमेंट और 3rd कैवलरी से युक्त भारतीय सेना का एक कॉलम उसी सुबह नलदुर्ग से 34 किलोमीटर दूर तुलजापुर पहुंच गया, जहां उसका मुकाबला पहली हैदराबाद इन्फेंट्री और रजाकार सेना की टुकड़ी से हुआ। 2 घंटे की कड़ी लड़ाई के बाद तुलजापुर पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। आगे नदी में बाढ़ के कारण लोहारा कस्बे तक पहुंचना मुश्किल था और इस तरह पहले दिन भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। उसी दिन दक्षिणी पूर्वी मोर्चे पर मेजर जनरल रुद्र के नेतृत्व में विजयवाड़ा से आ रही सेना को रियासती फौज की आर्मर्ड कोर्प से अच्छी खासी चुनौती मिली, पर सुबह 8:30 बजे ये सेना भी लगातार आगे बढ़ते हुए कोदर और दोपहर को मुनागला पहुंच गई। इसी तरह होसपेट में एक चीनी मिल के पास 1st मैसूर के सैनिकों का मुकाबला निजाम के रजाकार और पठान सैनिकों से हुआ। साथ ही 5x5 राइफल्स की एक टुकड़ी तुंगभद्रा नदी पर एक पुल पर पहुंच गई, जहां उसका मुकाबला अच्छी तरह तैयार दुश्मन से हुआ। यहां नायक नरबहादुर थापा की पलटन को एक तरफ से निजाम के निशानचियों का सामना था और दूसरी तरफ ऑटोमेटिक राइफल्स का। इसका जवाब देने के लिए एक सेक्शन यानी 10 सैनिकों की कवरिंग फायर का फायदा उठाते हुए नायक थापा ने कोई 100 मीटर दौड़ खुले मैदान में लगाई और दुश्मन की मशीन गन पोस्ट में अकेले ही घुसकर अपनी खुखरी के वार से एक एक कर पूरी पोस्ट के सारे दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। इस वीरता के लिए
उन्हें अशोक चक्र क्लास 1 से सम्मानित किया गया। इस पुल पर कब्जे के बाद उसी दिन भारतीय सेना ने तुंगभद्रा रेलवे स्टेशन और होसपेट शहर पर भी कब्जा कर लिया। इसी दिन जब आदिलाबाद जिले में बल्लार शाह के पास पेनगंगा नदी पर एक 300 मीटर लंबे पुल पर तैनात दुश्मन फौज ने भारतीय सेना का रास्ता रोका, तो पंजाब रेजिमेंट के हवलदार अमर सिंह ने 17 और सैनिकों के साथ एक मालगाड़ी के डिब्बे को पुल के आगे सरकाया और पुल के दूसरे छोर पर आकर उन संतरियों को मार गिराया जो पुल को डायनामाइट लगाकर उड़ाने जा रहे थे। इसके बाद हवलदार अमर सिंह ने अकेले ही उस लाइट मशीन गन पोस्ट पर हमला किया जहां से लगातार बर्स्ट आ रहा था। इस बहादुरी के लिए उन्हें अशोक चक्र क्लास 2 से सम्मानित किया गया। अगले दिन सुबह के समाचार बुलेटिन में ऑल इंडिया रेडियो ने कहा कि भारतीय सेना ने पहले 12 घंटे की लड़ाई में रियासत के 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि निजाम की डेक्कन रेडियो बता रही थी कि रियासत की फौज ने भारतीय फौज को पीछे धकेल दिया है और पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक मुस्लिम उम्मा की खातिर निजाम के साथ आ खड़े हुए हैं। सच तो ये था कि निजाम को केवल पाकिस्तान से नैतिक समर्थन मिला था, जहां राजधानी कराची में कई हजार लोग भारतीय हमले के विरोध में मीर लायक अली के घर के बाहर जमा हुए थे। युद्ध के दूसरे दिन 14 सितंबर को उमरगा कस्बे में कैंप कर रही भारतीय सेना पूर्व दिशा में 48 किलोमीटर दूर राजेश्वर की ओर बढ़ी। पहले दिन की रिकनेसा के आधार पर वायुसेना के टेम्पेस्ट विमानों के स्क्वाड्रन ने दुश्मन के छिपने के ठिकानों पर बम बरसाए। इस तरह रास्ता साफ कर भारतीय थल सेना दोपहर तक राजेश्वर पहुंच गई। एक टुकड़ी ने उस्मानाबाद पर हमला किया और सड़क पर रजाकारों के साथ आमने सामने की भीषण लड़ाई हुई। अच्छी खासी बमबारी के बाद उस्मानाबाद पहला शहर था जिसे भारतीय सेना ने आज़ाद कराया। उस्मानाबाद में रियासती फौज के जवान भाग खड़े हुए और वहां के सिविल ऑफिसर्स भी भाग गए। भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू विमान ने उस्मानाबाद के कलेक्टर मोहम्मद हैदर के काफिले पर बम बरसाए। इसके बाद जहीराबाद को आज़ाद कराया गया और औरंगाबाद के लिए लड़ाई शुरू हुई। औरंगाबाद पर हमला इतना तेज था कि औरंगाबाद के अधिकारियों ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच निजाम की डेक्कन रेडियो ने रियासत की फौज का हौसला बढ़ाने का जिम्मा लिया और इस तरह के झूठ पेश किए जिन पर हैदराबाद में रजाकारों के अलावा किसी को एतबार नहीं था। सुबह के ब्रॉडकास्ट में रियासत की आवाम को बताया गया कि रियासती फौज की एक कंपनी यानी कोई 100-125 जवानों ने भारत की मैसूर फोर्स की पूरी डिवीजन को तबाह कर दिया है। लेकिन युद्ध के 24 घंटे बाद 14 सितंबर की दोपहर तक भारतीय सेना ने औरंगाबाद पर भी कब्जा कर लिया था। हैदराबाद के बाद औरंगाबाद निजाम की रियासत का सबसे बड़ा शहर था। कहते हैं कि जब निजाम को सकूत औरंगाबाद के बारे में बताया गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन जालना की लड़ाई में रियासती फौज का कड़ा मुकाबला भारत की 3 सिख 2 जोधपुर कंपनी और 18 कैवलरी से हुआ। दोपहर 1:30 बजे जालना पर भी भारतीय सेना का कब्जा हो गया। पूर्वी मोर्चे पर रियासत की टैंक विरोधी खाइयों के कारण जनरल रुद्र की सेना को दिक्कत हो रही थी। यहाँ सूर्यापेट से 6 किलोमीटर पहले रियासती फौज ने काफ़ी तेज गोलीबारी की, जिसके जवाब में गोरखा सैनिकों ने आगे बढ़कर दुश्मन की चौकियों पर हमला किया और रियासती फौज के बहुत से सैनिकों को मार गिराया। उधर होसपेट में 2 बार दुश्मन फौज ने काउंटर अटैक किया, पर दोनों बार उसे वापस भागना पड़ा। युद्ध के तीसरे दिन 15 सितंबर को गोरखा सैनिकों की एक कंपनी ने जालना में कैंप किया, जबकि बाकी सेना लातूर और फिर मोमिनाबाद पर हमले के लिए आगे बढ़ गई, जहां उसका मुकाबला रियासत के 3 गोलकुंडा लैंसर से हुआ, जिसने मामूली प्रतिरोध के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। सूर्यापेट में हवाई हमले के बाद ज़्यादातर हैदराबादी फौज भाग गई, लेकिन कुछ रजाकार सैनिकों ने गोरखा सैनिकों को रोकने की असफल कोशिश की। पीछे हटती हैदराबादी फौज ने मूसा नदी पर बने पुल को उड़ा दिया, पर उसी दिन भारतीय सेना की इंजीनियरिंग टुकड़ी ने उस पुल को फिर से ठीक कर दिया। नरकटपल्ली में रजाकारों ने सेना का सामना किया,
जिसमें पूरी रजाकार यूनिट तबाह हो गई। सूर्यापेट के बाद खम्मम पर भी भारतीय सेना का कब्जा हो गया और उधर होसपेट पर दुश्मन ने लगातार हमले तो किए, पर हर बार उसे वापस भागना पड़ा। 15 सितंबर को ही निजाम ने अपने प्राइम मिनिस्टर लाइक अली को बुलाया और उससे पूछा कि क्या यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हैदराबाद पर फैसले तक हैदराबाद की भारतीय सेना से रक्षा की जा सकती है। लायक अली ने निजाम को बताया कि हैदराबाद की सुरक्षा अभेद्य है, लेकिन एक नई दिक्कत हैदराबाद के सामने थी। दक्षिण पूर्व में विजयवाड़ा की ओर से मेजर जनरल रुद्र के नेतृत्व में भारतीय सेना के शेरमन टैंक्स तेजी से हैदराबाद की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि निजाम की फौज शोलापुर की ओर से आ रहे मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी के आक्रमण से तितर बितर होकर भाग रही थी। दरअसल हैदराबाद फौज के सेना नायक मेजर जनरल एलद्रुस का ख्याल था कि शोलापुर से उस्मानाबाद पहुंच चुकी भारतीय सेना को वो बीदर में रोक सकते हैं। बीदर में हैदराबाद जाने वाली कई सड़कें मिलती थी। जब अल अदरूस को खबर दी गई कि कल्याणी और बीदर के बीच भारतीय सेना के आर्मर्ड कॉलम देखे गए हैं, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उनका कहना था कि कल्याणी और बीदर के बीच कोई पक्की सड़क ही नहीं है और इस जगह रेडियो सिग्नल भी नहीं आते हैं, तो आर्मर्ड कॉलम का सवाल ही नहीं उठता। प्राइम मिनिस्टर लायक अली ने तुरंत सड़क विभाग के चीफ इंजीनियर को फ़ोन लगाया। चीफ इंजीनियर ने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक नई पक्की सड़क कल्याणी से बीदर तक बनाई गई है। इस सड़क के बारे में भारतीय सेना को जानकारी थी, जबकि लायक अली की कैबिनेट में और अल अदरूस की फौज में कोई भी इस सड़क के बारे में नहीं जानता था। वार रूम की टेबल पर बिछे नक्शे में ये सड़क थी ही नहीं। बीदर में भारतीय सेना का मुकाबला कासिम रजवी की रजाकार फौज से हुआ। जनरल एल अदरूस ने अपनी किताब हैदराबाद ऑफ द 7 लॉज में लिखा कि बहुत से रजाकार अपनी वर्दी और हथियारों को झील में फेंककर भाग खड़े हुए।